जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीकेंड आ गया है और वीकेंड पे मैं लेकर आता हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो में स्कीम चॉइस एक्टिव है। और मेरा जो स्कीम वन में पैसा लगा हुआ है, जी मैंने पिछले हफ्ते ही चेंज किया है स्कीम वन में। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता नहीं था कि इसमें खुद बढ़ाना पड़ता है। मुझे लगा था एग्रेसिव करने के बाद ऑटोमेटिकली स्कीम ये जो आपका स्कीम ई है इसमें चला जाएगा। ई मतलब इक्विटी होता है, सी मतलब कॉरपोरेट बॉन्ड्स होता है, जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है। तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लगभग 8.5% का रिटर्न मिलता है, 8.5 से 9, और गवर्नमेंट बॉन्ड में 8 से 8.5% का रिटर्न मिलता है। जबकि ये जो इक्विटी है ये अपना शेयर बाज़ार है। तो ये अभी तक 47% था मेरे उसमें, और मेरी तरफ से ये गलती हुई है और मैंने इसको पिछले हफ्ते ही बढ़ाकर 75% पहुँचा दिया है। और कॉरपोरेट बॉन्ड्स को 15% पहुँचा दिया और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को 10% कर दिया है। और थोड़ा नुकसान भी हुआ क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, अदरवाइज़ जब मार्केट गिरी हुई थी 22,000 के आसपास मैं तब कर देता, लेकिन नेवरदलेस मैंने लगभग 25,000 के आसपास ये कर दिया। और मेरे ऐसा करते ही मार्केट ऊपर को गई है और अच्छा खासा गेन जो था 1,26,000 के आसपास गेन था, जो अब बढ़कर 1,40,000 हो गया है। तो लगभग 14,000 का मुझे गेन हो गया है 2-3 दिनों में ही। तो ये इसलिए हुआ है कि 47% से मैंने बढ़ाकर 75% अपना इक्विटी में कंट्रीब्यूशन कर लिया। तो लगभग 27% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड से निकल कर इक्विटीज़ में गया, और वो जाते ही फिर मार्केट में आखिरी 2-3 दिनों में बूम भी आया। तो उसकी वजह से मुझे फटाफट फ़ायदा हो गया और 1,26,000 से मैं सीधा 1,40,000 के मुनाफे पे आ गया। और मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्रेसिव चॉइस चुनने के बाद ऑटोमेटिकली 75% जो है इक्विटी में चला जाएगा, उसके अंदर फिर भी जाके मैनुअली आपको करना पड़ता था। तो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, मुझसे गलती हुई और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप सभी से। अपने नुकसान के लिए भी आप सभी से क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि गलती मुझसे हुई है। तो मैंने अब उसे ठीक कर लिया, 75% इक्विटी पे कर दिया। अभी तक 100% इक्विटी का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, हालांकि उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया एनपीएस 2.0 में 100% इक्विटी जाएगा। वो बात की बात है, जब भी वो आने लगेगा तब देखेंगे। फ़िलहाल नहीं आ रहा था, पिछले हफ्ते तक नहीं आ रहा था। तो मेरे पास सिर्फ 75% ही इक्विटी में डालने का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने 75% इक्विटी में डाल दिया है। और अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लगभग 7,12,207 रुपये है। 5,71,852 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी। टोटल 49 कंट्रीब्यूशन मेरे जा चुके हैं इंक्लूडिंग एडिशनल कंट्रीब्यूशन, और लगभग 1,40,355 रुपये का मुनाफा चल रहा है। लगभग 9.5% का, 9.5 9.5% का रिटर्न आ गया है। और आई एम श्योर कि अब जो मार्केट रिकवर करती है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी 27 27,500 तक निफ्टी, तो ये प्रॉफिट आराम से अपना 10.5 11% के आसपास चला जाएगा। और हिस्टोरिकल देखा गया कि एनपीएस जो है 11-12% के आसपास ही रिटर्न देता है। और अब कोशिश ये रहेगी कि ये रिटर्न थोड़ा ज़्यादा बढ़े, क्योंकि मैंने अब इक्विटी में 75% कर दिया, तो मैं 12 से 13% टारगेट करने की कोशिश करूँगा, 1% ऊपर। लेकिन फ़िलहाल कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं आगे एनपीएस पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म करता है। और एनपीएस में जो हाल फिलहाल में चेंजेस हुए हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव चेंजेस हुए हैं। आई एम श्योर कि इसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं एनपीएस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सबसे पहला तो इसमें अब 80% तक आपको पैसा मिल जाएगा रिटायरमेंट पे, जो पहले था केवल 60%, और 40% की पहले एन्युटी होती थी और अब 20% की एन्युटी होगी। और एक जो चीज़ है जानने वाली कि पहले इसमें लॉक इन 60 साल के बाद ही निकाल सकते थे, अब इसमें जो है लॉक इन पीरियड केवल 15 साल का कर दिया गया है। तो ये कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस आए हैं एनपीएस में, और एनपीएस सबसे अट्रैक्टिव बन गया है और लोग इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस की मैं वकालत नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग अपने हिसाब से इसे चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली एनपीएस समझते समझते थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। मुझे ये ज्ञात नहीं था कि एग्रेसिव ऑप्शन चुनने के बाद भी आपको इक्विटी को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। मुझे लगा था कि एग्रेसिव ऑप्शन चुनने के बाद ऑटोमेटिकली इक्विटी 75% चली जाएगी, और उस वजह से मैंने कभी इस नंबर पर ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, नेवरदलेस हम ठीक ठाक खड़े हैं। लगभग 9.5 10% का रिटर्न आ गया है और एक्स आई आर आर बेसिस पे, और अभी एक बढ़कर 11-12% हो जाएगा, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बहुत जल्दी ही साल के आखिर तक आप यहाँ पे 11-12% का रिटर्न देखेंगे, और बहुत होता है एनपीएस में 11-12% का सालाना रिटर्न। और आगे अगर आप देखें तो
आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन तो मैंने अप्रैल में ही कर दिया था, ताकि क्योंकि इस वक्त मार्केट गिरी हुई थी, तो वो काम मैंने अच्छा किया था। गिरी हुई मार्केट में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर दिया था 25,000 का, 50,000 का, 25-25 के 2 दिख रहे हैं। उसके बाद मंथली कंट्रीब्यूशन मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से होता रहता है 7,618 रुपये, और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके नीचे जिस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट अलॉट होती है, उसी तरीके से एनपीएस में भी आपको यूनिट अलॉट होती है, और जितना आप कंट्रीब्यूट करते हो पैसा, उसके अकॉर्डिंगली आपको यूनिट मिल जाता है। तो एनएवी प्राइस आप इस वक्त देख सकते हो क्या एनएवी चल रही है, और ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आ रहा है, देखिए, बाय कंट्रीब्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्राइबर इनिशिएटिव स्कीम प्रेफरेंस चेंज। ये 15 अक्टूबर को मैंने स्कीम चेंज के लिए कर दिया था, उस दिन वो स्कीम चेंज हो गई थी मेरी। तो किया तो मैंने पहले था, लेकिन ये चेंज जो है 15 अक्टूबर को हो गई थी, और ये इक्विटी में चला गया था पैसा मेरा। तो आप देख सकते हैं कि इक्विटी में आ गया है। एनपीएस इन्वेस्टमेंट टायर 1 ये है, ये टायर 1 ये है, सी ये ई इक्विटी, ये स्कीम सी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और ये जी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स से उठ के ये पैसा जो है इधर आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये तो टोटल कामकाज हुआ है, और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम पे एनपीएस एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन बनने वाला है, और काफ़ी लोग एनपीएस में अब अपना जो है इन्वेस्टमेंट किया करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि अपने बास्केट जो है, अपने जो क्या कहते हैं पैसा है, वो एक ही बास्केट में मत डाला करो, थोड़ा अलग अलग बास्केट्स में डाला करो, ठीक है। तो कंपैरेटिवली पैसा यहाँ पे अभी तक तो सेफ़ था मेरा, और अभी भी सेफ़ ही है। 25% तो अभी भी बॉन्ड्स में ही डला हुआ है, तो 75% ही इक्विटी में है। यानी कि जिस तरीके से लोग म्यूचुअल फंड में मेरे से बात करते हैं लाइव में कि इक्विटी प्लस डेट के कॉम्बिनेशन में पैसा डाल लें, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इक्विटी प्लस डेट जो होता है, ये वैसे ही काम करता है एनपीएस। इस वक्त जो मेरी प्रेफरेंस है वो इक्विटी प्लस डेट ही दिख रही है इसमें। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक तरीके से डेट का ही काम कर रहे हैं ये, और ठीक ठाक रिटर्न मुझे अभी एनपीएस पोर्टफोलियो में मिल रहे हैं, और आई एम श्योर आने वाले समय में मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे और ग्रो करेगा। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अपने पैसे को ना एक ही बास्केट में मत रखा कीजिए, तो थोड़ा पैसा हमेशा जो इमरजेंसी फ़ंड है वो एफडी में रखा कीजिए, ठीक है। एफडी में रखते हैं या कुछ लोग डेट में रख देते हैं, वो भी एक ही चीज़ है। तो जैसे मैंने अपना पैसे का 15-20% जो है एफडी में रखा हुआ है अभी भी, तो 15-20% मेरा 20% करीब मेरा एफडी में पड़ा हुआ है अभी भी, और आई थिंक 5 से 8% के बीच मेरा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, और कुछ 10-12% मेरा इसमें पड़ा हुआ है आपका एनपीएस पोर्टफोलियो में, और 20-22% मेरा पीएफ अकाउंट में पड़ा है। देखिए, पीएफ तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन पैसा तो वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो पीएफ में पड़ा हुआ है। और ये सारे सेफ़ असेट्स हैं, ठीक है। एफडी हो गया, सेविंग हो गया, एनपीएस हो गया और पीएफ हो गया, सब सेफ़ क्लास हैं। ये पैसा मेरा लगभग 40-50% यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी बाय कर रखी है, उसमें भी मेरा पैसा पड़ा हुआ है मोटा। मतलब प्रॉपर्टी तो महंगी होती है, तो वहाँ पे पड़ा हुआ है लगभग 50-60% मेरा पैसा वहाँ पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल, मेरा ये सेफ़ असेट्स में लगभग 25-30% पड़ा है, 50% लगभग प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है। एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और बाकी मेरे का 20-25% मेरा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग बास्केट्स में अपना पैसा डाला हुआ है, ताकि किसी एक बास्केट में अगर अचानक से गिरावट आए तो ऐसा ना हो कि मेरी ओवरऑल नेटवर्थ गिर जाए। तो सेफ़र असेट्स जो है मेरे पास, वो मेरा एफडी है, मेरा सेविंग्स अकाउंट है, मेरा पीएफ है, और मेरा एनपीएस है। ये मेरे सेफ़र असेट्स हैं, और उसमें भी ठीक ठाक पैसा डाला हुआ है, ठीक है। तो मेरे एनपीएस, मेरे पीएफ, मेरे सेविंग्स अकाउंट और मेरे एफडी, इसमें मेरा पैसा इस वक्त मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से ज़्यादा है। यानी मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जितनी वैल्यू है, उससे ज़्यादा पैसा मेरा सेफर एसेट्स में पड़ा हुआ है। एफडी, सेविंग्स अकाउंट, एनपीएस और मेरा पीएफ। तो जितनी मेरी वैल्यू आप देख सकते हैं, मैं वीडियोस में आपको रोज़ दिखाता हूँ, मेरे म्यूचुअल फंड में पड़ा है, इससे ज़्यादा मेरा सेफर एसेट्स में पड़ा हुआ है। तो सेफर एसेट्स में मैं हमेशा लगता हूँ कि किसी दिन बहुत तगड़ा फॉल आएगा, तो उस फॉल को भुनाने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए।
उसके बाद मेरा बाकी पैसा इधर म्यूचुअल फ़ंड में पड़ा जो मैं आपको दिखाते रहता हूँ। म्यूचुअल फ़ंड है और थोड़ा ETF वगैरह शेयर्स वगैरह हैं, और बाकी एक फ़्लैट मैंने बड़ी मेहनत करके ख़रीदा था वो उसमें है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने कुछ लिंक्स दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के वीडियो में, अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको दिखेगा। दिवाली की शॉपिंग अगर आपको करनी हो फ्लिपकार्ट से कहीं भी तो प्लीज़ मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।